हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। हम यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू को कवर कर रहे हैं। हमने 2013, 14, 15 के जितने भी मेंस के पीवाईक्यू थे, हिस्ट्री पोर्शन से जो कवर हुए थे, हमने उसे पूरी तरह से उस सबको कवर कर लिया है। आज हम इस वीडियो में 2016 एंड 2017 के मेंस पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं 2016 के मेंस पीवाईक्यू को। क्योंकि हम इस वीडियो में स्वतंत्रता के जो पहले मॉडर्न हिस्ट्री के जो पोर्शन है, स्वतंत्रता के पहले वाला जो पोर्शन है, उसे हम कवर कर रहे हैं। उससे 2016 में इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें यह पूछना चाह रहा है, पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यह स्पष्ट कीजिए 1857 का विप्लव, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसने औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियां किस प्रकार प्रभावित हुई। तो आप इसे मैं बात समझाऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। क्योंकि मैंने पहले बता चुका है कि आप पहले उसमें किसी भी उत्तर को लिखने के पहले आप इंट्रो लिखेंगे, मेन बॉडी लिखेंगे एंड लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे। इसमें आपको, क्योंकि इसमें जो इंट्रो वाला पोर्शन रहेगा वो पूरी तरह से 1857 के विप्लव से संबंधित रहेगा। आपको इसमें बताना होगा कि 1857 का विप्लव किस प्रकार से था। पहला पॉइंट ये बताना पड़ेगा किस प्रकार से था शॉर्ट में, और दूसरा पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार की नीति अपनाई। तो आप इन दोनों पॉइंट को इंट्रो में लिखेंगे। मेन बॉडी में इन 5 पॉइंट से आपका उत्तर कंप्लीट होगा। इन 5 पॉइंट में आपको क्या क्या लिखना है, आइए समझते हैं। राजनीतिक क्षेत्र, अंग्रेजों ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए। अंग्रेजों ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए, पहला परिवर्तन उन्होंने ये किया कि अब 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया कि भारत से कंपनी का जो शासन जो चल रहा था अभी तक, उसे हटा दिया गया और भारत सचिव नामक एक नया पद लाया गया। अर्थात अब जो भारत का शासन था वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन द्वारा संचालित होने लगा। दूसरा, इसमें ये नीति अपनाएगी कि जो गोद लेने की नीति, जो अब गोद लेने की जो नीति थी, जो डलहौजी के समय बंद कर दी गई थी, उसे पुनः चलाया गया। अर्थात शासकों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। थर्ड पॉइंट में आप ये लिखेंगे इसमें कि जो अंग्रेजों की जो विस्तारवादी जो नीति थी, उसमें इन्होंने रोक लगाई। हालांकि यह अभी भी कागजों पर ही था, इसे मतलब अप्लाई नहीं किया जा रहा था। ये आप 3 पॉइंट समझे होंगे अच्छे से, इन्हीं 3 पॉइंट को आपको लिखना है। अब आते हैं अपन सामाजिक क्षेत्र। क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में आपको ये पता है कि जो भारत जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो कहीं ना कहीं जो समाज सुधार अधिनियम, जो समाज सुधार कराए जा रहे थे, जिनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जैसे क्या सती प्रथा हो गया, हालांकि अंग्रेजों के द्वारा नहीं, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया और आपका विधवा पुनर्विवाह। इसमें क्या था कि ये सब भारत के लोग ऐसे ही बहुत सारे थे, जगह जगह क्षेत्र के अनुसार से बटे हुए थे, अलग अलग थे। तो इन इन क्षेत्रों के लिए, इनके लिए क्या था कि यहाँ के लोगों को ये मानना था कि ये हमारे जो सामाजिक जो रीतियां हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने अब ये नीति अपनाई कि सामाजिक क्षेत्र में मतलब किसी भी प्रकार से हम अ, समाज सुधार ये सब नहीं करेंगे। इसकी बजाय क्या करने लगे अंग्रेज, इसके बजाय क्या करने लगे, धर्म के नाम में क्या करने लगे, लड़ाने लगे। धर्म के नाम में लड़ाने लगे, धर्म जाति के नाम में क्या करने लगे, लड़ाने लगे। तीसरा जो सुधार है सैन्य क्षेत्र में किया गया। सैन्य क्षेत्र में पहले क्या था कि जाति के आधार पर सैन्य टुकड़ियां थी। जाति के आधार पर सैन्य टुकड़ियों का मतलब ये है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, मतलब या फिर एक पहला पॉइंट ये था कि जाति के आधार पर, और दूसरा पॉइंट ये था कि जाति धर्म के आधार पर, और दूसरा पॉइंट था कि क्षेत्र के आधार पर थी।
तो इसमें इन्होंने सबसे बेहद परिवर्तन ये करते हैं कि इसमें जो है तो सैन्य ढांचों में एक आप वर्ड लिखिएगा क्या, पील आयोग। पील आयोग में यही किया जाता है कि सभी को मिला करके एक सैन्य टुकड़ी बनाई जाती है। मतलब उसमें सभी प्रकार के लोग हों, उसमें किसी प्रकार के जाति धर्म, एक रेजिमेंट में अलग अलग उसमें रेजिमेंट तैनात हुआ करते थे। तो जो रेजिमेंट्स थी, अभी भी रेजिमेंट्स है, जो रेजिमेंट थी उसमें जाति धर्म क्षेत्र विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न क्षेत्र के लोगों को समाहित किया गया था। ये एक सैन्य क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव था। क्षेत्रीय विस्तार में आप ये लिखेंगे कि जो अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी, उसे उन्होंने त्याग दिया। मतलब कि कागज के तौर पर उन्होंने बोल दिया कि कागजी तौर पर बोल दिया कि हम जो है कोई भी भारत में, मतलब किसने बोला, ब्रिटिश संसद ने बोला कि अब ब्रिटिश सरकार जो है तो भारत में कहीं भी विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाएगी, विस्तारवादी नीति को स्पष्ट रूप से छोड़ने की घोषणा की गई। उसी में इन्होंने जमींदारों के साथ क्या किया, जमींदारों के साथ इन्होंने प्रगाढ़ता से मित्रता की। इससे क्या होगा, जब जमींदारों के साथ मित्रता करेंगे तो ये राजनीतिक मित्र के रूप में एक उभर कर आएंगे। आर्थिक क्षेत्र में क्या करेंगे आप खुद समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे औद्योगिकरण होने लगा। अब इन्हों को अपने निवेश बचाने थे, तो ये निवेश को अब क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे कहाँ, भारत में। और जो भी टैक्स वगैरह रहेगा उसमें क्या कर देंगे, कुछ रियायत देंगे। ये कुछ सुधार थे जो 1857 के विप्लव के बाद किए गए। आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। आप इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू अपने आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नता पर प्रकाश डालिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, हालांकि दोनों स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, किंतु इनकी विचारों में क्या भिन्नताएं थी, इनके दृष्टिकोण, इनकी जो योजनाएं थी, इनकी जो कार्य करने की शैली थी, उसमें क्या विभिन्नताएं थी, ये पूछने का प्रयास कर रहा है। अगर आपको याद आ रहा हो तो प्रीवियस ईयर में एक, इसके पहले साल में भी 2013-14 में एक क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो समाज सुधार में वैचारिक विभिन्नताएं थी उस पर आंसर लिखना था। तो अब यहाँ इस साल पूछ दिया गया सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के दृष्टिकोण में। अब यहाँ से आप नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस क्या है, गर्म विचारधारा के हैं, अर्थात गर्मवादी विचारधारा के, और महात्मा गांधी क्या है, एक शांत विचारधारा के व्यक्ति थे। और ये जो है तो शांत विचारधारा के साथ साथ अपने आप को शांति अहिंसा इस मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति थे। अब आप इसमें इंट्रो में क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत थे। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्वतंत्रता सेनानी, अपने उनका जो डेस्टिनेशन था वो सेम था कि भारत को स्वतंत्र कराना है। 1915 में क्या होता है, स्वदेश वापस लौटने के बाद 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से अपने भारत देश आते हैं। तब गांधी जी की सक्रियता बढ़ती है। जब तक बोस क्या थे, उभरते हुए चेहरे के रूप में उभर रहे थे अर्थात। अब आप मेन बॉडी में क्या लिखेंगे उससे देखते हैं। मेन बॉडी में आप ये लिखेंगे कि कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि महात्मा गांधी और बोस की विचारधारा किस प्रकार से अलग थी। बोस की जो विचारधारा थी उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। जैसे ये बोस जो है तिलक और घोष के समान ही घोष के साथ ही इनका एक ग्रुप था। गांधी जी जो थे नरमपंथी राष्ट्रवादी नेता थे। गांधी जी संघर्ष समझौता संघर्ष, अर्थात किसी भी आंदोलन में जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि जनता की ऊर्जा बहुत ही कम होते जा रही है, ये जनता का जो उत्साह है एकदम क्षीण होता जा रहा है। तो वे क्या चाहते थे कि संघर्ष करो, अगर आप बहुत टाइम लग रहा है थोड़ा रुक जाओ, फिर संघर्ष करो, फिर एक नई ऊर्जा के साथ क्या करो, संघर्ष करो। इसका कारण ये था आंदोलन लंबा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि जनता की ऊर्जा इससे कम हो जाती है। वहीं सुभाष का मानना ये था कि सुभाष चंद्र बोस का मानना ये था कि आप संघर्ष करते जाओ जब तक कि आपको अंतिम लक्ष्य नहीं मिल जाता। तीसरा पॉइंट था कि बोस जो है वो सशस्त्र क्रांति आजाद हिंद फौज के समर्थक थे
और जो गांधी जी हैं वो सत्य और अहिंसा द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के समर्थक थे। चौथा पॉइंट आप ये लिखेंगे, जो बोस हैं वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए विदेशी सहायता के समर्थक थे। मतलब बोस का बोलना ये था कि अगर आपको औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पानी है तो आप विदेशी सहायता ले सकते हैं, जैसे जर्मनी और जापान जैसे देशों से। किंतु गांधी जी का कहना यह था कि हम विदेशी सहायता के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी तो जिनका ये बोलना था कि स्वयं के प्रयासों द्वारा आजादी प्राप्त की जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे कि गांधी जी स्वराज की घोषणा कर स्वराज की मांग करते थे। देखिए इस स्वराज में क्या था, ये डोमिनियन स्टेट की बात करते थे। डोमिनियन स्टेट का अर्थ ये है कि उस समय ब्रिटेन अपने उपनिवेशों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहा था। डोमिनियन स्टेट की बात उस संदर्भ में थी कि जो ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे उन्हें स्वतंत्र कार्यभार दे दिया जा रहा था, किंतु विदेश और जो वित्त जो सेवाएं थी वो ब्रिटेन के पास ही थी। लेकिन जो बोस की जो मांग थी पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। आगे चलकर गांधी जी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद पूर्ण स्वराज को उन्होंने भी ले लिया। सिक्स पॉइंट में आप लिखेंगे कि बोस जो है साधन से ज्यादा साध महत्वपूर्ण थे ऐसा मानते थे। ये वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। गांधी जी का मानना था कि साधन और साध दोनों पवित्र हैं। ये नैतिक आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक थे। इन 6 पॉइंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि गांधी जी और बोस किस प्रकार से इनकी वैचारिक विभिन्नताएं थी। कंक्लूड में आप ये लिखेंगे कि दोनों का उद्देश्य औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाना था, किंतु तरीके क्या थे, अलग अलग थे। सही बात है, दोनों का उद्देश्य क्या था, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाना ही था, बस इनका जो तरीका था अलग था। दोनों महान विभूतियों ने राष्ट्र की निष्ठा के प्रति अमूल्य योगदान दिया। इसके थ्रू आप क्वेश्चन को एंड कर सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इसका उत्तर लिखने का खुद से प्रयत्न करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। इसमें महिलाओं की भूमिका बताना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको ये आपके लिए होमवर्क है और इसमें आपको बताना क्या है, बताना यही है, इंट्रो में आप लिखोगे गांधीवादी चरण में गांधी जी ने किस प्रकार से सभी प्रकार के लोगों को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया और उन्हें ऐसा महसूस कराया कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे आगे है इन द सेंस उनका भी समर्थन, उनका भी पार्टिसिपेशन, उनकी भी सहभागिता इस आंदोलन में है। इसको बताते हुए आप मेन बॉडी में लिखेंगे कि गांधीवादी चरण ने किस प्रकार से प्रत्येक वर्ग, महिला या जाति धर्म से ऊपर उठ करके इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे इसे आप करने का प्रयास कीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और आज के आज ही आप कर लीजिएगा। ये 2016 के मेंस के PYQ थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आए होंगे और आप पुनः लिखने का प्रयत्न करेंगे। जरूर से जरूर आप पिछले वीडियो को देखें, जो मैंने पिछले PYQ डिस्कस किए हुए हैं उनसे आपको जरूर लाभ मिलेगा और आपके मेंस के जो जितने भी PYQ हैं वो कवर होते चले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।